लास्ट क्लास में मेटलर्जी हमने खत्म कर लिया था। ठीक है। सो द रिमेनिंग चैप्टर्स आर डी ब्लॉक एंड सरफेस केमिस्ट्री एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, तो डी ब्लॉक से स्टार्ट करते हैं। डी ब्लॉक की जो रिएक्शंस हैं स्पेशली वो आपको सारी याद रखनी है, जितनी भी एनसीईआरटी में गिवन है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक एलिमेंट्स जो हैं डी ब्लॉक में, वो कहाँ हैं। तो डी ब्लॉक ग्रुप 3 से स्टार्ट होता है। Depending on where the last electron goes in d orbital, डिफरेंट ग्रुप्स में आपके 3 या 4 सीरीज टिपिकली हो सकती हैं डी ब्लॉक एलिमेंट में। सो फर्स्ट मे बी यू कैन कॉल इट 3D सीरीज, 4D एंड 5D। 6D भी होगी पर उसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। सो मोस्टली हमें 3D 4D और 5D के बारे में डिस्कशन करना है। तो 3D इज द फर्स्ट डी ब्लॉक सीरीज, स्टार्ट्स फ्रॉम स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, ठीक है। यहाँ पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 3D ऑर्बिटल में जा रहा होगा सब में। यहाँ पे 4D में, so you start with yttrium, zirconium, okay, so these are the important elements 3D 4D and 5D series। ठीक है, यहाँ पे एक तो आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एक्सेप्शनल केसेस कौन कौन से हैं वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल यूजुअली हम क्या करते हैं यहाँ पे S2D1, तो 4S2 3D1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5S2 4D1, दिस विल बी 5D1। So you have D1 configuration. Similarly, we can keep on increasing S2 D2 S2 D3। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपका चेंज हो जाएगा, इट इज नॉट S2 D4। क्रोमियम में एक्सेप्शन आता है S1 D5, क्योंकि D5 जो है हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फील्ड सब शेल है D, तो ज़्यादा स्टेबल होता है। देन यू हैव S2 D5, S2 D5, ठीक है। Then you have S2 D6 and D7 D8। अगेन यू हैव S2 D9, जिसको ज़्यादा स्टेबल जो होता है S1 D10 होता है, तो इट एग्जिस्ट एट S1 D10। तो क्रोमियम एक्सेप्शन है और कॉपर एक्सेप्शन है। देन S2 D10, तो S2 D9 नहीं है, S2 D4 नहीं है, क्योंकि D5 एंड D10 आर मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक्सेप्शन कौन कौन से हैं। वी हैव एक्सेप्शन एज क्रोमियम एंड कॉपर। अब ये तो वेल नोन एक्सेप्शन है, आपको पता ही है हमेशा। ठीक है, सेकंड सीरीज में हम देखेंगे कि इस सीरीज में यहाँ पे तो एक्सेप्शन हमें मिलता ही है। ठीक है,
मोलिब्डेनम क्रोमियम के नीचे S1D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेकर के बैठा हुआ है, दिस इज S1D5। तो दैट इज एक्सपेक्टेड कि भाई इस क्रोमियम जैसे ही ये भी बिहेव करेगा। सिमिलरली सिल्वर इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड कि जैसे कॉपर बिहेव कर रहा है वैसे ही सिल्वर भी करेगा, तो इट इज ऑल्सो S1D10 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, सो दिस इज नथिंग न्यू विद रिस्पेक्ट टू आवर अंडरस्टैंडिंग। हमें पता है कि D10 ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो ये एक्सेप्शन है, लेकिन ये हमें पता भी है कि एक्सेप्शन है। सिमिलरली गोल्ड कैन ऑल्सो फॉलो द सेम ट्रेंड, S1D10। ठीक है, तो ये तो हम एक्स्ट्रापोलेट कर पा रहे हैं डिपेंडिंग ऑन कि हमें क्रोमियम और कॉपर वेल नोन एग्जांपल्स पता है जो कि एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। ठीक है, नाउ देयर आर मोर एलिमेंट्स इन द सीरीज। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए क्रोमियम, मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन। हम क्या बोल रहे हैं कि भाई D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्योंकि हाफ फील्ड सब शेल है तो इट इज मोर स्टेबल। ठीक है, एक्सचेंज एनर्जी का हम एग्जांपल देते हैं, ज़्यादा होती है यहाँ पे, दैट इज ऑल ट्रू। लेकिन जब इसी ग्रुप में आप देखते हैं, लेट्स से ये हमारा ग्रुप है क्रोमियम वाला, दिस ग्रुप। ठीक है, इस ग्रुप में सारे एक्सेप्शन है, दैट इज फाइन, क्योंकि मुझे पता है कि ग्रुप में एक तरीके से एलिमेंट बिहेव करता है। ठीक है, दिस इज ऑल फाइन। लेट मी गो बैक, ओके। यहाँ पे आप देखेंगे क्रोमियम, मोलिब्डेनम S1D5 शो करते हैं, बट सरप्राइजिंगली इनफ टंगस्टन डज नॉट शो द सेम थिंग। टंगस्टन यहाँ पर आपका कोई भी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, इट इज S2D4, S2D4, जो कि नॉर्मल तरीके से आना भी चाहिए था। ठीक है, तो आपका जो एक्सेप्शन है वो क्रोमियम है, मोलिब्डेनम है, बट टंगस्टन नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि इस ग्रुप में नीचे सारे ही होंगे, यहाँ पर सारे हैं, S1D10, S1D10 एंड S1D10। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर S2D8 है। नाउ इट डज नॉट हैव एनी ऑप्शन लाइक कि भाई D10 हम बना लेते हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली इनफ पैलेडियम डज एग्जैक्टली लाइक दैट। यहाँ पे S2D8 कॉन्फ़िगरेशन है, पैलेडियम में क्या है, यू हैव S0D10 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसके नीचे प्लेटिनम, दैट इज इवन मोर पिक्यूलियर एग्जांपल प्लेटिनम का। यहाँ पर S0D10 तो फिर भी समझ में आ रहा है कि स्टेबिलिटी चलो बढ़ गई होगी, बट लेट्स से दिस वन इज इवन मोर डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। दिस इज S1D9। यहाँ तो कहीं भी स्टेबिलिटी ज्यादा नहीं आ रही। ठीक है, तो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है कि भाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं या हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड फुल्ली फील्ड सबशेल ज्यादा स्टेबल होते हैं, वो यहाँ से थोड़ा सा गलत साबित हो जाता है कि ऑब्वियसली इन मेटल्स के लिए वो थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी इन चीजों को। क्रोमियम एंड कॉपर कैन बी एक्सप्लेन बाय दैट, बट सेम कैन नॉट बी एक्सप्लेन फॉर टंगस्टन एंड इवन प्लेटिनम और पैलेडियम। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जानकर के थोड़ा सोचना पड़ेगा इसमें कि यहाँ पर एक्चुअली 4D सीरीज में एक्सेप्शन ही एक्सेप्शन भरे हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के नाम पे। यहाँ से लेकर के ऑल दीज आर एक्सेप्शन। 4D सीरीज में ऑलमोस्ट सारे ही एक्सेप्शन है। ठीक है, यहाँ पर प्लेटिनम और गोल्ड है, यहाँ पर नॉर्मल जो हमारा एक्सेप्शन है दैट इज ऑल। ठीक है, यहाँ पर देखिए नायोबियम जो है, इसमें क्या है, this should be S2D4 D3, actually it is S1D4। ठीक है, this is S1D5, this is even better S1D6। okay, so we can't explain that S1D6, even this is S1D7। तो यहाँ पे
एस में इलेक्ट्रॉन दूसरा जाना ही नहीं चाह रहा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, S1D8। अब यहाँ पे S1D9 की जगह क्या हो गया, S0D10। तो व्हाट आई कैन से फ्रॉम द दिस एग्जांपल इज कि यहाँ पर जो S में दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो जाना प्रेफर नहीं कर रहा, इट विल रेदर स्टे इन डी ऑर्बिटल। ठीक है, तो मे भी हो सकता है इन केसेस में डी ऑर्बिटल की एनर्जी शायद कम हो रही हो यहाँ पे एस ऑर्बिटल से, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन कीप फिलिंग इन डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो जो आपका N+L रूल है वो बहुत ही ज्यादा एकदम प्रिसाइज रूल नहीं है कि भाई ऐसा होगा तो कम ही एनर्जी होगी। ठीक है, ये इस तरीके के इसको शो कर रहा है कि यहाँ पर डी में कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन फिल अप होते जा रहे हैं। दैट मीन्स कि हो सकता है मे बी जो डी ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी एक्चुअल में कम है। ठीक है, सो यू हैव टू कीप दिस एक्सेप्शन इन माइंड। ठीक है, नो, ये तो हो गए एक्सेप्शंस की बात। यहाँ पर क्रोमियम, कॉपर, यहाँ पे Nb नायोबियम से लेके सिल्वर तक सारे एक्सेप्शन हैं। यहाँ पर सिर्फ दो हैं, प्लेटिनम एंड गोल्ड। सरप्राइजिंगली इनफ टंगस्टन इज नॉट एन एक्सेप्शन। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे इन दोनों में, लेट्स से दिस वन, इस ग्रुप को मैं लास्ट में देखता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं इसके बारे में। आपको पता होगा कि डी और डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। All D block elements are transition elements except for this last group, group 12। ग्रुप 12 को ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोलते हैं यहाँ पे। दीज आर नॉट नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि ये जो तीन एलिमेंट हैं ग्रुप 12 में, दीज आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, दीज आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट्स ये नहीं है। ठीक है, मर्क्यूरी के बारे में आपको पता ही होगा कि ये लिक्विड है, ओनली लिक्विड मेटल एट रूम टेम्परेचर। सिमिलरली इस पूरे ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हैं सबका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो काफ़ी कम है क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सो दे आर वॉलेटाइल मेटल्स। मेटल्स के केस में वॉलेटाइल का मतलब ये नहीं है कि भाई आपने बाहर रख दिया तो इट विल इवेपोरेट। वॉलेटाइल मीन्स कि दे हैव लो बॉइलिंग पॉइंट, सो दीज आर नोन एज वॉलेटाइल मेटल्स। ठीक है, लो बॉइलिंग पॉइंट मेटल्स। मेटलर्जी में आपको याद भी होगा कि इसको डिस्टिलेशन से हम सेपरेट करते हैं इनको। सिमिलरली व्हाट आई कैन से अबाउट दीज टू, लेट्स से ऑस्मियम एंड रुथेनियम, इनके बारे में हम क्या कह सकते हैं। यहाँ पर इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सबसे ज्यादा होती है, दे हैव मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज +8। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +8 तक यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट चला जाता है, बाकी कहीं पे +8 नहीं जा रहा होगा। यहाँ पर आप ध्यान रखिए सबसे ज्यादा जो अनएक्सप्लेनेबल कॉन्फ़िगरेशंस है, दीज आर दीज टू, S0D10 एंड S1D9। ठीक है, एक्सेप्शंस। तो एक्सेप्शंस में आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि ये एक्सेप्शनल केसेस हैं। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट कि इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन हम पहले लिख लेते हैं। लेट्स राइट डाउन द डेफिनेशन। ट्रांजिशन एलिमेंट हम बोल किसको रहे हैं,
तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट है? वो एलिमेंट जहां पर आपके पास पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, इन ग्राउंड स्टेट और इन एनी ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कि यूजुअली शो की जाती है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर एलिमेंट्स that have partially filled d orbitals. Partially filled d orbitals in ground state or any oxidation state. In ground state or any oxidation state. ठीक है, तो दैट इज डेफिनेशन। अब यहाँ पे इस डेफिनेशन को कौन फॉलो कर रहे हैं? ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक्सेप्ट group 12, except group 12, that is जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी। ठीक है, ये तीनों ट्रांजिशन एलिमेंट में नहीं आते। तो व्हाई इट डज नॉट काउंट इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स? तो जिंक की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो दिस इज 4s2 3d10, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी पार्शियल फील्ड डी ऑर्बिटल नहीं है। जिंक 2 प्लस एक जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट एक ही होती है। यहाँ पर क्या है? वी हैव 4s0 3d10, still you don't have any partially filled d orbital, so no partial filled d orbitals, completely filled है यहाँ पर। तो ना तो ग्राउंड स्टेट में है ना ही ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दे डोंट काउंट इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए कि दिस लास्ट ग्रुप दैट इज ग्रुप 12, दिस इज ग्रुप 3। तो 3 से लेकर 12 तक आपका डी ब्लॉक चलता है, D1 टू D10। तो लास्ट वाला जो ग्रुप है दैट डज नॉट काउंट इन ट्रांजिशन मेटल्स। अब डी ब्लॉक की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। सो व्हाट आर द टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स? So D block elements show variable valencies. They can form colored ion, formation of colored ions. They can form complex very easily. Z effective काफी ज्यादा होता है। Complex formation. They are also used to make alloys. तो D block elements आपस में मिक्स हो गए alloys भी easily बना लेते हैं। Then you have catalytic properties. As a catalyst इनको काफी जगह यूज किया जाता है। Catalytic properties. फॉर एग्जाम्पल आपने काफ़ी एक फेमस एग्जाम्पल सुना होगा कि इथीन अगर हमारे पास है C2H4, इथीन है या इथाइन है, इसमें हम क्या करते हैं? H2 लेते हैं प्लेटिनम या पैलेडियम या फिर निकल के साथ, दैट विल गिव यू CH3, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं? कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं, सरफेस बेस्ड कैटलिस्ट है। कैटालिटिक प्रॉपर्टीज भी इनकी होती है। एंड सरप्राइजिंगली इनफ जो ये तीनों मटेरियल हैं, तीनों एलिमेंट्स हैं, दे बिलोंग टू सेम ग्रुप, निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम एंड प्लेटिनम, ठीक है। कैटालिटिक प्रॉपर्टीज आर देयर
एंड देन यू हैव पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। ठीक है, तो ये टिपिकल प्रॉपर्टीज हैं जो डी ब्लॉक एलिमेंट शो करते हैं। इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर आगे हम देखते हैं। ओके,
Now let's talk about physical properties. फिजिकल प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी हम देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का एक ग्राफ एनसीईआरटी में दिया हुआ है। नाउ लेट्स ट्राई टू मेक दैट ग्राफ। यहाँ पे यू हैव मेल्टिंग पॉइंट इन केल्विन और डिग्री। यहाँ पे क्या है, एटॉमिक नंबर। तो पहले 3D ट्रांजिशन सीरीज की बात करते हैं। 3D में यू हैव स्टार्टिंग फ्रॉम टाइटेनियम, वेनेडियम और क्रोमियम। यहाँ तक आपका दिस इज वेनेडियम एंड दिस इज क्रोमियम। तो यहाँ तक इंक्रीज होगा, ठीक है। क्रोमियम के बाद मैंगनीज बिल्कुल नीचे चला जाएगा, टाइटेनियम से भी नीचे। तो लेट्स से दिस टाइटेनियम वाज समवट हायर, ये एकदम नीचे चला गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये हमारा है मैंगनीज। अब मैंगनीज के बाद थोड़ा सा ग्राफ ऊपर उठेगा, आयरन। देन यू हैव को आयरन के बाद कोबाल्ट एंड निकल, दैट इज स्लो डिक्रीज। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, आयरन, कोबाल्ट एंड हियर यू हैव निकल, ठीक है। एंड देन यू हैव कॉपर, लेट्स से इट्स हियर कॉपर। आपसे एब्सोल्यूट ऑर्डर यहाँ पे कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कि पूछा जाएगा, बस आपको ये इन जनरल ट्रेंड्स पता होने चाहिए कि फर्स्ट इट डिक्रीजेस, देन इट्स अ लार्ज डिप, देन अगेन आयरन का ज्यादा होगा, देन इट कीप ऑन डिक्रीजिंग। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, पहले क्रोमियम तक इंक्रीज होता है, फिर मैंगनीज में बहुत ज्यादा डिप आता है, देन इट इंक्रीजेस फ्रॉम आयरन, देन इट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है। So I can say is कि टाइटेनियम से क्रोमियम तक इंक्रीज, देन इट इज डिक्रीज विद एन एक्सेप्शन ऑफ मैंगनीज। मैंगनीज में कुछ ज्यादा ही डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। नाउ सिमिलर ट्रेंड आप ऑब्जर्व कर सकते हैं ये 3D सीरीज के बाद 4D सीरीज में, स्टार्टिंग फ्रॉम जिरकोनियम। अब जिरकोनियम यहाँ कहीं आपका स्टार्ट हो गया, ठीक है। जिरकोनियम से यू हैव NB, इट्स अ वेरी स्टीप चेंज, ठीक है। यहाँ पे आपका यू हैव अ वेरी स्टीप चेंज। देन मोलिब्डनम मैक्सिमम, ठीक है। फिर अगेन इसी टाइप का बिहेवियर यहाँ भी दिखाई देगा, टेक्नीशियम एकदम नीचे चला जाएगा, देन यू विल सी स्लाइट इंक्रीज आयरन के साथ साथ, दिस इज Ru, एंड देन इट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है। तो यहाँ कहीं पे आकर के यू विल हैव नियर कोबाल्ट इट इज RH, देन पैलेडियम बिल्कुल यहाँ निकल के पास नहीं है,
ठीक है। फिर ये यहाँ पे इसके नीचे चला जाएगा, सिल्वर आपका यहाँ कहीं आ जाएगा, ये जी। ठीक है, ये आपका ग्राफ हो गया। नाउ सिमिलर टाइप का बिहेवियर आपको नेक्स्ट सीरीज में भी दिखाई देगा। तो नेक्स्ट सीरीज में यू कैन हैव ए ग्राफ लाइक, इसमें ये डिप नहीं दिखाई देगा आपको, दिस डिप विल नॉट बी ऑब्जर्व्ड। जो बीच में हो रहा है वो आपको यहाँ ऑब्जर्व नहीं होगा। यहाँ पे मोर लेस इसको मिरर करता हुआ ग्राफ बनेगा, ये हाफ मीडियम यहाँ पे आ गया, एच एफ। ठीक है, यहाँ से इट विल वेरी स्टीप इंक्रीज, टेंटेलम, देन टंगस्टन में और इंक्रीज होगा। तो अभी भी जो पीक है वो यहीं पे आ रही है। ठीक है, जो पीक है वो यहीं पे आ रही है, टंगस्टन। देन इट विल स्लाइटली डिक्रीजिंग, कीप ऑन डिक्रीजिंग। तो यहाँ वो एक्सेप्शनल डिप जो है वो यहाँ नहीं आएगा। देन इट विल बी लाइक दिस, आर ई, देन ऑस्मियम, इरिडियम, यहाँ कहीं आ जाएगा आपका प्लेटिनम। सो समवेयर अराउंड हियर इट इज प्लेटिनम। ये डायग्राम एनसीईआरटी में है, तो यू कैन रेफर टू दैट आल्सो। ठीक है, फिर प्लेटिनम से एकदम ये डिक्रीज होगा, और जो आपका सिल्वर है, सॉरी गोल्ड है, दैट विल बी इन बिटवीन कॉपर एंड सिल्वर। गोल्ड आपका यहाँ कहीं आ जाएगा, इट विल बी समवेयर अराउंड हियर। ठीक है, ये आपका गोल्ड, एयू। तो लास्ट में जो आपका मेल्टिंग पॉइंट है, दैट इज कॉपर इज हाईएस्ट, देन गोल्ड, एंड देन, तो यहाँ लिख भी लेते हैं, यहाँ पे जो मेल्टिंग पॉइंट है लास्ट में, दिस इज कॉपर इज हाईएस्ट, देन गोल्ड, एंड देन सिल्वर इज द लोवेस्ट। तो यहाँ जाके बिहेवियर एकदम चेंज हो गया। तो एक चीज जनरल ट्रेंड आप देख सकते हैं कि भाई जनरली 3D, 4D और 5D, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, एक ग्रुप में मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज ही होता है। ठीक है, तो जनरली मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस एज वी गो डाउन इन ए ग्रुप। ठीक है, एक्सेप्ट ग्रुप, दिस कॉपर ग्रुप, ग्रुप 11, दैट इज कॉपर। जो कॉपर वाला ग्रुप है उसमें थोड़ा सा बिहेवियर चेंज होगा, सरप्राइजिंगली कॉपर सबसे ज्यादा है, देन गोल्ड एंड देन सिल्वर। ठीक है, तो ये जनरल आपका बिहेवियर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर दो तीन चीजें समझने की हैं। क्या है, एक तो कि भाई मेल्टिंग पॉइंट किस चीज पे डिपेंड करेगा। तो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है, आप एटम्स को दूर दूर लेकर के जा रहे हैं, तो एटम्स के बीच में जो अट्रैक्शन है दैट विल मैटर। तो मेल्टिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू अट्रैक्शन बिटवीन मेटल एटम्स, अट्रैक्शन बिटवीन मेटल एटम्स। अब ये किस चीज पे डिपेंड करेगा, तो मेटल्स में क्या होगा, मेटल्स में यू हैव टू टाइप ऑफ बॉन्डिंग्स, एक मेटेलिक बॉन्डिंग है। मेटेलिक बॉन्डिंग क्या है अभी देख लेंगे हम। बेसिकली आयनिक इंटरेक्शन है, एंड यू हैव कोवलेंट इंटरेक्शन। कोवलेंट इंटरेक्शन एवरीबॉडी नो, यहाँ पे ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स होगा, कोवलेंट इंटरेक्शन। तो दोनों टाइप के इंटरेक्शन जो है यहाँ पे, मेटेलिक बॉन्डिंग एंड कोवलेंट इंटरेक्शन, मेटल्स में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है,
नो, मेटेलिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो किस चीज पे डिपेंड करेगी? तो मेटेलिक बॉन्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो बॉन्डिंग उतनी स्ट्रांग होगी। जबकि, ठीक है, स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें मेटेलिक बॉन्ड में, तो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कोवलेंट इंटरेक्शन आपका डिपेंड करता है, योर कोवलेंट इंटरेक्शन डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाएंगे। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नाउ, अब इन दोनों के बेसिस पे वी कैन स्पेकुलेट कि भाई ये वाला जो इंक्रीज है फर्स्ट वो क्यों हो रहा है। तो क्रोमियम में आप क्या देखेंगे, यहाँ पर क्रोमियम मोलिब्डेनम दोनों में क्या है, यू हैव S1D5 कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ भी S1D5 है, यहाँ भी S1D5 है, यहाँ S2D4 है, बट स्टिल इट इज हायर। तो जो आपको यहाँ हाईएस्ट पीक दिखाई दे रही है वो क्यों दिखाई दे रही है? बिकॉज यू हैव हियर मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो मेटेलिक बॉन्ड, सॉरी मेटेलिक बॉन्ड नहीं, यहाँ पर कोवलेंट बॉन्डिंग स्ट्रेंथ जो होगी सबसे ज्यादा होगी, मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मैक्सिमम है, कितने हैं, 6 है। सेम केस इज फॉर मोलिब्डेनम आल्सो, ओके। बाकी सब में जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कम होते हैं, तो दिस विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। मैंगनीज में कम क्यों है बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट सबसे? तो यहाँ पर एक्चुअली मैंगनीज का स्ट्रक्चर इस टाइप का है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इस टाइप का है कि ना तो वो मेटेलिक बॉन्डिंग फेवर करता है और ना ही कोवलेंट इंटरेक्शन फेवर करता है, दोनों ही नहीं करता। दैट्स व्हाई दिस सडन डिप इज ऑब्जर्व्ड, ठीक है। तो मैंगनीज के बारे में हम याद रख सकते हैं कि मैंगनीज हैज ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। अब इसकी डिटेल्स इट्स नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। मैंगनीज हैज ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर that does not favor metallic or covalent interaction, that does not favor metallic और कोवलेंट इंटरेक्शन, दोनों ही फेवर नहीं करता। तो यहाँ पर दो एटम्स के बीच में जो फोर्स होगा दैट विल बी वेरी स्मॉल, ठीक है। तो कोवलेंट इंटरेक्शंस को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से देख सकते हैं और मेटेलिक बॉन्डिंग को आप देख सकते हैं विद हेल्प ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नाउ कोवलेंट बॉन्ड तो सबको बताइए क्या होता है। लेट्स मूव ऑन टू मेटेलिक बॉन्ड। व्हाट इज मेटेलिक बॉन्ड? मेटेलिक बॉन्ड को आप ऐसे समझिए कि इट इज काइंड ऑफ लाइक कोवलेंट टाइप, नॉट कोवलेंट, काइंड ऑफ लाइक आयनिक बॉन्ड, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में इंटरेक्शन है जिसकी वजह से मेटल्स के जो एटम है आपस में साथ साथ रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेटल्स का स्ट्रक्चर कैसे होगा, यू हैव वन मेटल, इसके पास में ये एटम दूसरा है, तो इस तरीके से काफी सारे एटम्स हैं यहाँ सॉलिड के अंदर। सो यू हैव अ लॉट ऑफ एटम्स हियर, ठीक है। अब क्योंकि मुझे पता है कि भाई यहाँ पर जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। आपके पास यहाँ पर काफी सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं जो कि एटम से बहुत स्ट्रांगली बाउंडेड नहीं है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है दे मूव आउटसाइड द एटम, तो यहाँ पर आपका बच जाता है पॉजिटिव चार्ज।
सो लेट्स से दिस इज पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो फ्रीली घूमने लग जाते हैं इधर उधर। जैसे कि हम बोलते हैं कि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे? जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो मेटल को छोड़ के वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए बाहर। अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन पॉजिटिव स्फीयर्स के अराउंड डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं इस टाइप से। सो इट्स काइंड ऑफ लाइक लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। तो इसकी वजह से आपका इंटरेक्शन का जो स्ट्रेंथ है दैट इज वेरी वेरी स्ट्रांग। इसलिए मेटल्स की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत अच्छी होती है। ठीक है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया, लेट्स से यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सी लेवल। ठीक है, दिस इज सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का समुद्र है, सी है। ठीक है। तो हाउ डू वी डिस्क्राइब द बॉन्डिंग इन मेटल्स? कि मेटल्स को आप ऐसे समझिए कि वी हैव पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर्स। मेटल्स में क्या है? वी हैव पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर्स, positively charged spheres immersed in a sea of electrons, immersed in a sea of electrons। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स की सी में आपने क्या करा? पॉजिटिव चार्जेस को डाल दिया, जिससे कि जो इंटरेक्शन की स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा होती है। तो दैट्स व्हाई मेटल्स आर वेरी वेरी स्ट्रांग। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज समझने की है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब यहाँ जा रहे हैं तो दिस चार्ज कैन बी +1, इट माइट बी +2, बट सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस टाइप की बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते मेटालिक बॉन्ड्स में। इस इंटरेक्शन को हम क्या बोलते हैं? दिस इंटरेक्शन इज नोन एज मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, दिस इज नोन एज मेटालिक बॉन्ड, जो आपस में इंटरेक्शन है इनका। नाउ नोट, not all valence electrons, not all valence electrons forms metallic bond। ठीक है। मेटेलिक बॉन्ड कैसे बन रहा है? कि भाई आपका जो एटम है उसके इलेक्ट्रॉन्स एटम को छोड़ करके बाहर जा रहे हैं, तो पीछे क्या छूट गया? पॉजिटिव चार्ज, +1 चार्ज। ना +1 +2 +3 काइंड ऑफ चार्ज आर ओके। लेकिन मान लीजिए आपके पास जिंक है, लेट्स से यू हैव जिंक एटम। जिंक के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 12 है। तो ऐसा थोड़ा ना होगा कि भाई जिंक के पास जो 12 के 12 इलेक्ट्रॉन है वो बाहर चले गए। अगर 12 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए तो जिंक पे चार्ज क्या आ गया? +12। क्या ये +12 चार्ज आने देगा कभी? इट विल नॉट बी पॉसिबल ऑब्वियसली। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सारे के सारे आपके बाहर चले गए। दे कैन नॉट डू दैट। ठीक है। तो देर विल बी सम लिमिट कि भाई एक जा सकता है, दो जा सकता है, तीन जा सकते हैं। सो दैट लिमिट इज टिपिकली 3। मैक्सिमम एक एटम से 3 इलेक्ट्रॉन इजिली चले जाते हैं। सो एट मैक्स generally 3 electrons can take part in, generally 3 valence electrons go in metallic bond। तो 3 तक तो इजीली हो जाता है, 3 के बाद नहीं हो पाएगा, क्योंकि चार्ज बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना भी मुश्किल हो जाएगा। तो यू कैन हैव +3 काइंड ऑफ एटम हियर, और उसके आसपास 3 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। पर इससे ज्यादा जब आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को जल्दी से लूज नहीं करेगा। ठीक है। नाउ, तो ये तो बात हो गई मेटेलिक बॉन्डिंग की। तो मेटेलिक बॉन्डिंग कैसे समझना है? कि आपके पास बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज स्फीयर्स हैं, क्लोजली पैक्ड है, और इलेक्ट्रॉन्स वहां पर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन हो सकता है इस एटम से आया हो, इस एटम से आया हो, वी डोंट रियली नो। जितने भी एटम्स हैं उनके कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल करके एक सी ऑफ इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं इस पॉजिटिव चार्ज के अराउंड, जिसकी वजह से जो इंटरेक्शन की स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा हो जाती है। ठीक है। तो मेटेलिक बॉन्ड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स।
Now let's come back to manganese. मैंगनीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखेंगे तो इट इज S2D5, ठीक है, जो कि एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फील्ड सब शेल है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो भाई यहाँ पर इसको मेटेलिक बॉन्ड में जाने में दिक्कत होगी, तो विल हैव लेस टेंडेंसी टू इट विल हैव लेस टेंडेंसी टू फॉर्म मेटेलिक बॉन्ड, ये एटम को छोड़ करके बाहर नहीं जाएगा, लेस टेंडेंसी टू फॉर्म मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है। So what is the trend here? In a period, melting point first increases up to chromium, यानी कि S1D5 कॉन्फ़िगरेशन तक, then decreases, then decreases, ठीक है। ग्रुप में यहाँ पर हमने लिख ही लिया है, इन ए ग्रुप वी हैव ऑलरेडी डन इट, यहाँ और लिख लेते हैं, इन ए ग्रुप melting point will be like 3D 4D and then 5D का और ज़्यादा होगा, so it will keep on increasing except last one, that is copper सिल्वर एंड गोल्ड। यहाँ पे जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट विल बी समवट डिफरेंट, तो यू हैव कॉपर गोल्ड एंड सिल्वर, यहाँ थोड़ा चेंज है, बाकी सब जगह यही रूल फॉलो हो रहा है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पे एक चीज और आप डिस्कस कर सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट में, व्हेन यू लुक एट आयरन कोबाल्ट एंड निकल, when you look at iron cobalt and nickel, melting point is not varying much, बहुत ज़्यादा यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है। रीज़न क्या है यहाँ पे? रीज़न इज कि भाई आपका जो साइज है तीनों का ऑलमोस्ट सेम ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें साइज की, तो फेरस कोबाल्ट एंड निकल हैज ऑलमोस्ट सेम साइज, सो दैट्स व्हाई मेल्टिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है दैट इज ऑलमोस्ट सेम एज वेल, आयरन कोबाल्ट एंड निकल। अब यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है बट इट्स डिक्रीजिंग वेरी स्लाइटली, दिस इज डिक्रीजिंग बट वेरी स्लोली, ठीक है। तो यहाँ पे इतना फास्ट डिक्रीज आपको ऑब्जर्व नहीं होगा बिकॉज ऑफ दिस ऑलमोस्ट सिमिलर साइज, ठीक है। इसको एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। ये डायग्राम आप बना लीजिएगा, यू कैन रेफर टू एनसीईआरटी फॉर मेकिंग दिस डायग्राम।
ये लिख लिया है क्या सबने? यस सर। ओके, तो यहाँ मेल्टिंग पॉइंट में आपको इस ग्राफ की अप्रोक्सीमेट शेप आपको थोड़ी सी याद होनी चाहिए, एंड यू शुड रिमेम्बर दिस एक्सेप्शन, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज की अगर यहाँ बात करें, साइज से पहले एक इससे रिलेटेड ही एक चीज और है, लेट्स राइट दैट डाउन आल्सो। नोट, heat of atomization, heat of atomization follows same trend as melting point। दोनों सेम ट्रेंड फॉलो करते हैं, follows same trend as melting point, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं। हीट ऑफ एटमाइजेशन क्या है? एक मेटल है आपके पास सॉलिड फॉर्म में, इसको गैसेस एटम में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी दैट इज हीट ऑफ एटमाइजेशन। सो दिस डेल्टा एच इज heat of atomization, or you can say enthalpy of atomization, ठीक है। So that is the point you can remember with melting point trend। now size की अब बात करते हैं, तो साइज में in size when we go left to right, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा? लेफ्ट टू राइट टिपिकली क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है। यहाँ पर अप टू कोबाल्ट साइज विल डिक्रीज, साइज डिक्रीजेस। फर्स्ट सीरीज की बात कर रहे हैं ऑब्वियसली। साइज डिक्रीजेस up to CO cobalt, and then it increases। उसके बाद साइज थोड़ा सा इंक्रीज करेगा, बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा बट स्लाइटली इट विल इंक्रीज। डाउन द ग्रुप अगर हम बात करें, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप साइज कैसे वेरी करता है? तो साइज आपका डाउन द ग्रुप बढ़ता है, सो 3D 4D, 4D का साइज ज्यादा होना चाहिए एक सेम ग्रुप में। अब सरप्राइजिंगली ना 4D और 5D एक ग्रुप में दोनों का साइज ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता। ये क्यों सेम है? दिस इज ड्यू टू लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, इसको हम बोलते हैं लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। ये रीजन काइंड ऑफ सिमिलर टाइप का है एल्यूमिनियम और गैलियम। एल्यूमिनियम और गैलियम में हम क्या डिस्कस करते थे कि डाउन द ग्रुप आपका साइज बढ़ना चाहिए, तो गैलियम का साइज ज्यादा होना चाहिए एल्यूमिनियम से। बट एल्यूमिनियम का साइज ज्यादा है क्यों? क्योंकि गैलियम में यू इंट्रोड्यूस डी ऑर्बिटल्स। अब डी ऑर्बिटल्स आ गई तो उनकी शील्डिंग कैपेसिटी कम है, न्यूक्लियस को शील्ड नहीं कर पाते इजीली। तो न्यूक्लियस का जो चार्ज है या अट्रैक्टिव फोर्स है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को ज्यादा फील होगा इन कंपैरिजन टू एल्यूमिनियम।
जिसकी वजह से गैलियम का साइज क्या होता है, छोटा हो जाता है। ठीक है, सिमिलर थिंग हैपन्स इन दिस 4D एंड 5D केस ऑल्सो। यहाँ पर ये लेंथोनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्यों हो रहा है? ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ, दिस इज ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे एफ इलेक्ट्रॉन आना शुरू हो जाते हैं, इसकी वजह से शील्डिंग बेटर नहीं होती इन कंपैरिजन टू डी ऑर्बिटल्स, शील्डिंग खराब होती है। तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा उसको अट्रैक्शन ज्यादा फील होगा, दैट मीन्स आपका जो एटम है उसका ओवरऑल साइज डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ डिक्रीज तो नहीं होता बहुत ज्यादा, मतलब कम नहीं होगा, लेकिन ऑलमोस्ट सेम रह जाएगा। तो जो इंक्रीज होना चाहिए था वो फैक्टर हमारा कैंसिल आउट हो गया। सो अगर हम बात करें शील्डिंग की, तो शील्डिंग दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि एस ऑर्बिटल्स की बेस्ट होती है, देन पी ऑर्बिटल्स, देन डी एंड एफ ऑर्बिटल्स। दीज आर नॉन फॉर पुअर शील्डिंग, इनकी शील्डिंग सबसे खराब है। डिफ्यूज इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है यहाँ पे। तो 4D सीरीज में अगर आप देखेंगे, 4D सीरीज में तो क्या है कॉन्फ़िगरेशन? यू हैव नोबल गैस, नोबल गैस के बाद में you have 5s2 4D from 1 to 10, so it's something like that। ठीक है, similarly when you see 5D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो अगेन आपके पास नोबल गैस है। नोबल गैस में अब यहाँ पे भाई आ गए 4f इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 5s तो भर गया पहले, सॉरी s भर गया है, देन यू हैव 4f इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 4f14, and then you have 5D from 1 to 10, so this is 6s2। ठीक है, तो एफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए यहाँ पे। अब इन एफ इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, शील्डिंग खराब है। दीज एफ इलेक्ट्रॉन्स है पुअर शील्डिंग, तो जितना ये न्यूक्लियस को शील्ड करना चाहिए था उतना शील्ड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर इन एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन होगा लास्ट में डी में, इसको अट्रैक्शन ज्यादा फील होगा, दैट मीन्स आपका जो जेड इफेक्टिव है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, इन कंपैरिजन टू दिस 4D सीरीज। तो दो दो काम हो रहे हैं यहाँ पे। डाउन द ग्रुप साइज क्यों इंक्रीज करता है? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाती है। ठीक है, अब आपकी नंबर ऑफ सेल्स तो बढ़ रही हैं, लेकिन साथ साथ जेड इफेक्टिव भी बढ़ रहा है। जेड इफेक्टिव काम करता है उल्टा, जेड इफेक्टिव क्या करता है, साइज को कम कर देगा। ठीक है, अट्रैक्शन ज्यादा है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, तो न्यूक्लियस के पास में आ जाएगा। तो इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव और आपका जो नंबर ऑफ शेल में इंक्रीज होना चाहिए था, दोनों फैक्टर्स एक दूसरे को ऑलमोस्ट कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, जिससे कि जो साइज है उसमें चेंज नहीं होता बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव, इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन्स, increasing size due to poor shielding of F electrons compensates increase in number of shell। तो नंबर ऑफ शेल का जो बढ़ने का फैक्टर था वो कैंसल आउट हो गया जेट इफेक्टिव के बढ़ने से। तो सेल्स बड़ी, साइज ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन साथ में जेट इफेक्टिव भी बढ़ गया तो साइज कम हो गया। तो ओवरऑल जो आपका साइज है दैट रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो साइज है ऑलमोस्ट दैट रिमेन्स सेम। 5D ऑफ कोर्स थोड़ा सा साइज ज्यादा होगा बट बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, तो ये पुअर शील्डिंग जो है नंबर ऑफ शेल्स को कंपनसेट कर देता है। ये ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पर साइज के लिए। एनसीईआरटी में ग्राफ बना रखा है, यू कैन सी दैट ग्राफ।
in the book. Now let's talk about one more property, that is इस साइज में किसी को कोई डाउट है यहाँ पर? इज देयर एनी डाउट्स? देखिए डाउट्स हो तो बीच बीच में आप पूछते जाइए, ठीक है? whenever you have doubt please ask. अभी तक कोई डाउट है? No, sir. ठीक है. Now let's talk about density. डेंसिटी है क्या? डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम. मास और वॉल्यूम दो फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है. लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा? लेफ्ट टू राइट साइज आपका डिक्रीज होता है, ठीक है? डेंसिटी बढ़ाने का काम कर रहा है, साइज डिक्रीज हो रहा है तो, और मास इंक्रीज होता है. तो ये भी डेंसिटी बढ़ा रहा है, ये भी डेंसिटी बढ़ा रहा है, दोनों ही फैक्टर सपोर्ट कर रहे हैं. दैट मीन्स डेंसिटी बढ़ जाएगी, डेंसिटी विल इंक्रीज. दोनों ही फैक्टर सपोर्टिंग, लेफ्ट राइट, ठीक है? अब यहाँ पे अगर आप ट्रेंड देखते हैं 3D सीरीज में तो मोर और लेस आपको सेम ही चीज दिखाई देती है. स्कैंडियम, टाइटेनियम, यहाँ साइज, यहाँ आपका डेंसिटी बढ़ता जाएगा. देन यू हैव क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल. निकल और कॉपर में ऑलमोस्ट सेम होता है डेंसिटी. अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन आता है कि कॉपर की डेंसिटी जिंक से ज्यादा होती है, ठीक है? ठीक है. तो कॉपर और जिंक में कॉपर की डेंसिटी ज्यादा होती है. इनफैक्ट जो जिंक की डेंसिटी है ये यहाँ पे ना हो करके इट ऑलमोस्ट कम्स अराउंड जस्ट आफ्टर वेनेडियम. तो एक्चुअली ये यहाँ पर है, इट इज समवेयर हियर, ठीक है? कॉपर की डेंसिटी जिंक से ज्यादा होती है और इनफैक्ट इन सब मेटल्स की डेंसिटी जिंक से ज्यादा होती है. तो जिंक इज ऑलमोस्ट हियर इंस्टेड ऑफ हियर, ठीक है? तो यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन इज जिंक हैज लेस डेंसिटी देन कॉपर. तो ये एक्सेप्शन आपको याद रखना है यहाँ पे. फोर्थ इज मेटेलिक प्रॉपर्टी, मेटेलिक नेचर. इसमें बहुत ज्यादा याद रखने का कुछ भी नहीं है. ऑर्डर ऑफ मेटेलिक नेचर. मेटेलिक नेचर को कैरेक्टराइज करते हैं हम इलेक्ट्रॉन गिविंग टेंडेंसी से. सो एस ब्लॉक, देन डी ब्लॉक एंड देन पी ब्लॉक, ठीक है? इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं.
Okay. So density and size is clear. Metallic nature. S block elements का ज़्यादा होगा, then P, D and then P. Now let's talk about ionization energy. आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन तो सबको याद ही होगी। एक गैसियस एलिमेंट से, मेटल से या कोई भी एलिमेंट से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज है डेल्टा एच, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी और इंथैल्पी। आयोनाइजेशन एनर्जी विद साइन लेंगे तो इंथैल्पी हो जाएगा, ठीक है, एनी वे पॉजिटिव ही होता है दोनों। दिस इज नोन एज IE1। यहीं पर अगर हम एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करें इससे, so this delta, this is H1 H2, this will be known as second ionization energy। जो पॉजिटिव आयन बना है उससे एक और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी 2। इसी तरीके से 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। जनरली स्पीकिंग आयोनाइजेशन एनर्जी 1 और 2 में 2 ज़्यादा होगा, 3 उससे भी ज़्यादा होगा, यानी कि ईच सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वी हैव टू सप्लाई मोर एंड मोर एनर्जी, ठीक है। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आप रिमूव करते जाएंगे उतना ही ज़्यादा एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट IE1 फर्स्ट, आयनाइजेशन एनर्जी 1। आयनाइजेशन एनर्जी 1 लेफ्ट टू राइट अगर हम बात करें, लेफ्ट टू राइट जनरल ट्रेंड क्या कहता है? आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज करती है क्योंकि साइज कम हो जाता है। तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज इन साइज। साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास में होगा, ड्यू टू डिक्रीज इन साइज, ठीक है। नो, तो जनरल ट्रेंड शुड बी कि इंक्रीज होना चाहिए। नाउ लेट्स सी द ग्राफ कि आयनाइजेशन एनर्जी का जो ग्राफ है वो कैसे है। यहाँ पर सबसे नीचे आपके पास है स्कैंडियम। स्कैंडियम से टाइटेनियम की तरफ हम जाते हैं जब, तो यहाँ पे होगा इंक्रीज, ठीक है। बट सरप्राइजिंगली इनफ टाइटेनियम से वेनेडियम जब हम जाएंगे तो होगा डिक्रीज। अभी डिक्रीज क्यों वहाँ भी देखेंगे। फिर यहाँ पे स्लाइटली थोड़ा सा इंक्रीज होता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा। दिस इज नाउ क्रोमियम, ठीक है, इट स्लाइट इंक्रीज। देन मैंगनीज विल बी हायर, ये हो गया मैंगनीज। उसके बाद आयरन, आयरन भी ज़्यादा ही होगा। सो दिस इज आयरन, ठीक है। आयरन के बाद निकल विल बी स्लाइटली लोअर, दिस इज निकल। निकल के बाद, सॉरी निकल कहाँ आ गया, कोबाल्ट आएगा पहले। दिस इज आयरन एंड कोबाल्ट, कोबाल्ट एंड देन निकल। ऑलमोस्ट ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दिस इज निकल, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा इंक्रीज होगा कॉपर में, देयर विल बी सम स्लाइट इंक्रीज। ये आ गया आपका कॉपर। So this is copper. Zinc will be exceptionally high.
जिंक विल बी एक्सेप्शनली हाई। ठीक है, तो दिस ये आपका हो गया IE1। तो IE1 का वेरिएशन कुछ इस टाइप का है। अब यहाँ पे जनरल ट्रेंड तो देखिए इंक्रीजिंग ही है, बीच में स्लाइटली कुछ चेंजेस हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिक्रीज हो गया एक बार, यहाँ फिर से इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया, देन अगेन इट डिक्रीजेस एंड देन अगेन इट इंक्रीजेस। सो लेट्स डिस्कस वेनेडियम। वेनेडियम में ये कम क्यों हो गया? ठीक है, लेट्स डिस्कस वेनेडियम। वेनेडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वेनेडियम से हम क्या बना रहे हैं? वेनेडियम प्लस बना रहे हैं। ठीक है, ये हमारा है S2D3 कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या है? S1, S से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, S इज द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, तो S1D3। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है कि जो आपका पहले अजम्पशन था कि S ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, D की ज्यादा है। ठीक है, तो S में इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे, D में बाद में भरेंगे। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो गया तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है दैट विल चेंज। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो डी ऑर्बिटल है इसकी एनर्जी क्या होगी? थोड़ी सी कम हो गई। तो ये क्या करता है आपस में? दे रीऑर्गेनाइज। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? रीऑर्गेनाइज करते हैं अपने कॉन्फ़िगरेशन को। यहाँ पे एनर्जी सेम नहीं है, ये एनर्जी लेवल और ये एनर्जी लेवल सेम नहीं है, इट विल चेंज। तो डी ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो एस से थोड़ी सी अब कम है। तो यहाँ पर क्या होगा? आपका जो वेनेडियम +1 जो S1D3 कॉन्फ़िगरेशन लेकर के बैठा हुआ है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेनेडियम +1 S0D4, ये D4 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो D3 और D4 में ऑब्वियसली नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ डी में ज्यादा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो एनीवे दोनों में सेम है। यहाँ पर डी में 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है। तो जब आप देखेंगे एक्सचेंज एनर्जी की जब आप बात करेंगे, तो व्हेन यू टॉक अबाउट D3 वर्सेस D4 कॉन्फ़िगरेशन, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, दिस इज D3 एंड दिस वन इज D4 कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर हमारे 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है। अब आपको ये पता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन एक्सचेंज करते रहते हैं। ठीक है, तो these two electron can exchange position और these two can exchange position। दो एक्सचेंज तो ही हो गए। ठीक है, एक और क्या हो सकता है कि ये इससे एक्सचेंज कर ले, तो वी हैव टोटल 3 एक्सचेंजेस। ठीक है, तो नंबर ऑफ एक्सचेंज, अब एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ही होगा, वो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पहुंच गया तो एक्सचेंज हो गया। दिस इज नॉट एक्सचेंज। इलेक्ट्रॉन्स आपस में अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर सकते हैं, तो इसने इससे एक्सचेंज करी या रिवर्स करा, दोनों को एक ही बात है। तो दिस हैव टू ऑप्शन, नाउ दिस हैज आल्सो हैज टू ऑप्शन, बट दैट वन हैव ऑलरेडी वी हैव काउंटेड। एक पहले ही हमने काउंट कर लिया, एक और एक्स्ट्रा बचा हुआ है। तो ये एक यूनिक कॉम्बिनेशन है जो हम देख सकते हैं। तो 2 + 1 हो गया 3, तो नंबर ऑफ एक्सचेंज यहाँ पे 3 है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? नंबर ऑफ एक्सचेंज अगर आप देखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इससे पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है, इस इलेक्ट्रॉन से कर सकता है, इस इलेक्ट्रॉन से कर सकता है। ठीक है, दिस इज 3 प्लस ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है और यहाँ कर सकता है, तो दिस इज 2 प्लस एक और एक्सचेंज पॉसिबल है जो तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, यहाँ के लिए दिस इलेक्ट्रॉन कैन एक्सचेंज पोजीशन हियर +1।
तो टोटल कितना हो गया 6। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एक्सचेंज ज्यादा है, तो ड्यू टू मोर नंबर ऑफ एक्सचेंज यहाँ पे स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि एक्सचेंज की वजह से एनर्जी रिलीज होती है, जिसको हम बोलते हैं एक्सचेंज एनर्जी। अब एनर्जी रिलीज हो गई, ठीक है। यहाँ पे हुआ क्या कि पहले तो आपको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी लगी, वो डेफिनेटली टाइटेनियम से ज्यादा ही लगी होगी, बट उसके बाद कुछ एनर्जी रिलीज भी हो गई। तो ओवरऑल जो प्रोसेस हुआ, दैट बिकम्स लेस एंडोथर्मिक देन टाइटेनियम। ठीक है, तो ओवरऑल जो एनर्जी हमारी खर्च हुई, दैट वो क्या हो गई, टाइटेनियम से कम हो गई, क्योंकि कुछ एनर्जी हमें यहां से मिल गई। ठीक है, सो इन दिस D4 कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज मोर स्टेबल ड्यू टू more number of exchanges, more number of exchanges, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। ठीक है, क्यों? बिकॉज सम एनर्जी विल बी रिलीज्ड एज एक्सचेंज एनर्जी, सम एनर्जी इज रिलीज्ड एज एक्सचेंज एनर्जी। तो यहां पर रीऑर्गेनाइजेशन की वजह से जो एस वाला इलेक्ट्रॉन है वो डी में जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हुआ, आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट विल चेंज, एंड ओवरऑल जो प्रोसेस है दैट बिकम्स लेस एंडोथर्मिक। ओवरऑल जो एनर्जी है कम लग रही है, यहाँ पे कुछ एनर्जी रिलीज हो गई ड्यू टू दिस गेन ऑफ स्टेबिलिटी। तो दैट हैपेंस इन वेनेडियम। ठीक है, तो वेनेडियम में चेंज होने का रीजन ये है कि यहाँ डिक्रीज क्यों हो रहा है। नाउ ये सेम डिक्रीज मुझे क्रोमियम में तो नहीं दिख रहा है, क्रोमियम में क्यों नहीं हो रहा? तो क्रोमियम में आप देखिए यहाँ पर, व्हेन वी टॉक अबाउट क्रोमियम, क्रोमियम से हम बना रहे हैं क्रोमियम+1। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन क्या है, S1D5, यहाँ पे क्या है, S0D5। तो भाई S में एक ही इलेक्ट्रॉन था, वो चला गया। अब यहाँ पे, अब एक्सचेंज यहाँ पे रीऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तो D ऑर्बिटल पहले भी D5 कॉन्फ़िगरेशन में थी, अभी भी D5 कॉन्फ़िगरेशन में है, तो एक्स्ट्रा इसको कहीं से भी स्टेबिलिटी नहीं मिली। तो दैट वाज स्टेबल बिफोर, पहले भी स्टेबल था और बाद में भी स्टेबल ही है। नो चेंज इन डी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे कोई चेंज पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि एस में इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं। ठीक है, तो पहले स्टेबल था, अभी भी स्टेबल है। ओवरऑल एनर्जी ज्यादा लगी तो वो ज्यादा ही रहेगी, कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज नहीं हुई, सो नो एक्स्ट्रा एनर्जी इज रिलीज्ड, नो एक्स्ट्रा एनर्जी इज रिलीज्ड। कुछ एक्सेप्शनली कुछ स्टेबल नहीं बना यहाँ पे, नो एक्स्ट्रा एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं बता देता हूं कि यहाँ पर पहले क्या था, टाइटेनियम से जब वेनेडियम आ रहे हैं तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा ही एनर्जी लगी है, पर काफी सारी एनर्जी यहाँ रिलीज भी हो गई रीऑर्गेनाइजेशन की वजह से। तो ओवरऑल जो एनर्जी है प्रोसेस की, दैट डिक्रीजेस। लेकिन व्हेन वी मूव फ्रॉम वेनेडियम टू क्रोमियम, पहले भी स्टेबल है, बाद में भी स्टेबल है, तो इसको कुछ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी नहीं मिली, तो यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज नहीं हुई जिससे कि प्रोसेस लेस एनर्जी कंजम्पशन हो जाए यहाँ पे, तो इट्स स्टिल इंक्रीजिंग। सिमिलरली यहाँ भी इंक्रीज कर रहा है, यहाँ भी। देन अगेन यू कैन एक्सप्लेन व्हाई इट इज डिक्रीजिंग यूजिंग द सेम लॉजिक। ठीक है, इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं।
यहाँ पे इसको करेक्ट कर लेते हैं। सम एनर्जी रिलीज्ड एज एक्सचेंज एनर्जी। यहाँ जो एनर्जी रिलीज होगी स्टेबिलिटी की वजह से, दैट विल बी एक्सचेंज एनर्जी। ये सबने लिख लिया है क्या?
ओके, सो ये सबने लिख ही लिया होगा. नाउ लेट्स सी. ये वेनेडियम हमने एक्सप्लेन कर दिया. क्रोमियम व्हाई इट इज इंक्रीजिंग, एक्सप्लेन्ड. नाउ लेट्स एक्सप्लेन व्हाई जिंक इज एब्रप्टली हायर देन कॉपर. इंक्रीज होना चाहिए बट इतना ज्यादा क्यों इंक्रीज हो रहा है? ठीक है, तो यहाँ भी रीजन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही है. जब हम बात करते हैं जिंक से, जिंक +1 बना रहे हैं, ठीक है, तो जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 4s2 3d10. स्टेबल है, कंप्लीटली फिल्ड शेल से दोनों. यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिस विल बी 4s1 3d10. यहाँ s से एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिया. तो ऑब्वियसली ये भी कहने को तो स्टेबल ही है, लेकिन इससे ज्यादा स्टेबल तो नहीं है. दिस इज लेस स्टेबल. तो इसकी वजह से जो जिंक की आयनाइजेशन एनर्जी है, तो आयनाइजेशन एनर्जी ये IE1 ऑफ जिंक इज मच हायर देन कॉपर, मच हायर देन कॉपर. कॉपर से काफी ज्यादा एनर्जी बढ़ जाती है इसकी, ड्यू टू दिस लेस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, सो दिस ऑल्सो यू कैन नोट. सेम तरीके से आप जो लॉजिक लगा रहे हैं, सेम कैन बी यूज फॉर IE2 एंड IE3 ऑल्सो. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है. यहाँ पे मैं ग्राफ आपको बना के दे रहा हूँ. ठीक है, यू कैन फाइंड आउट द रीजन फॉर द अनोमलीज. सो लेट्स मेक ग्राफ फॉर IE2 and 3. So we have scandium here. स्कैंडियम के बाद इंक्रीज करेगा, इंक्रीज टाइटेनियम, वेनेडियम also increase. So this is like that, increasing. ठीक है, इसके बाद क्रोमियम it still increases. This is chromium. क्रोमियम के बाद it will decrease slightly. यहाँ पे आ गया आपका मैंगनीज. मैंगनीज के बाद it will slowly increase. This is iron. आयरन के बाद कोबाल्ट, कोबाल्ट के बाद यू विल हैव निकल, एंड देन कॉपर, ठीक है, एंड देन जिंक. जिंक विल बी लोअर, जिंक विल बी स्लाइटली हियर. तो यहाँ कॉपर हाईएस्ट होता है. जो पीक पहले यहाँ पर आयरन के पास आ रही थी, यहाँ तो बिल्कुल भी कोई स्ट्रक्चर नहीं है. यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको फिर भी एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, बीच में एनोमलीज आ रही है, बट ओवरऑल इट इज स्टिल इंक्रीजिंग एक्सेप्ट फॉर दिस मैंगनीज. ठीक है, तो यहाँ पे यू हैव दिस, दीज आर द पॉइंट्स. तो आपकी जो एनोमलीज हैं वो कहाँ है? एक तो ये है, व्हाई दिस हैपेंस एंड व्हाई यू हैव दिस इज एक्सेप्शनली हाई. मतलब ये नहीं है कि ये नीचे चला गया, ये बेसिकली बहुत ज्यादा ऊपर चला गया. ओवरऑल ट्रेंड तो यही है. कॉपर ज्यादा क्यों है एंड व्हाई जिंक इज दिस लो. ठीक है, तो ये ट्राई करना, यू कैन एक्सप्लेन इट यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है,
देख ही लेते हैं इसमें करना क्या है, ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है। सो लेट्स से क्रोमियम है, तो क्रोमियम में Ie2 देख रहे हैं, तो क्रोमियम +1 से वी आर गोइंग टू क्रोमियम 2+। ठीक है, दिस इज S0D5 and this is S0D4, obviously this is less stable। तो यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी आपकी दोनों नेबर्स से ज्यादा होगी। ठीक है, दिस इज स्टेबल, मोर स्टेबल। फॉर कॉपर यू कैन से कॉपर 2+, सॉरी कॉपर प्लस से बन रहा है कॉपर 2+। ठीक है, कॉपर +1 is S0D10 कॉन्फ़िगरेशन, अगेन इट इज स्टेबल। यहाँ से हम बना रहे हैं S0D9, दैट इज ऑब्वियसली लेस स्टेबल। तो यहाँ भी एब्रप्टली दोनों नेबर्स से ऊपर चला जाएगा, लेस स्टेबल। नाउ फॉर जिंक वाई इट डिक्रीजेस, तो भाई जिंक की कहानी उल्टी है, जिंक ज़्यादा स्टेबल हो गया, जिंक +1 से +2 पहुंच गया। यहाँ पे इट वाज S1D10, दिस इज नाउ S0D10, तो दिस इज ऑब्वियसली मोर स्टेबल। दिस इज ऑल्सो स्टेबल बट इट्स नॉट दैट मच स्टेबल। तो जिंक की एनीवे हमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा दिखाई देती है, +1 इट डज नॉट शो, इट ओनली शोज 1 वैलेंसी, जिंक 2+। तो यहाँ पे इस वजह से स्टेबिलिटी की वजह से नीचे आ गया ग्राफ। ठीक है, सिमिलरली यू कैन चेक फॉर Ie3। यहाँ पे ग्राफ और भी सिंपल है, इट विल मोर और लेस कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो देखिए जो पीक पहले यहाँ क्रोमियम पे थी, नाउ इट इज शिफ्टेड टू मैंगनीज। तो जो क्रोमियम के लिए रीजनिंग दे रहे थे वो मैंगनीज के लिए हो जाएगी यहाँ पे। सो दिस इज द ग्राफ। यहाँ पे याद रखिएगा कि कॉपर में अगर हम बात करें, कॉपर 2+ से कॉपर 3+ बनाना ये सिंपल नहीं है। सिमिलरली यू कैन नॉट जस्ट मेक जिंक 2 जिंक 3+, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, वेरी हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो ये आयंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, वेरी हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, मैंगनीज के केस में आप देख सकते हैं 2+ से जा रहा है 3+, तो यहाँ पर भी स्टेबिलिटी कम हो रही है। दिस इज S0D5,
जो कि S0D4 में कन्वर्ट हो रहा है। दिस इज लेस स्टेबल। तो ये कंपैरेटिवली अपने नेबर्स से ज़्यादा है, ज़्यादा एनर्जी रहेगी। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट आयनाइजेशन एनर्जी। इसको एक बार नोट कर लीजिए। ये नोट कर लिया है सबने? ओके, इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास इज मे बी इट विल बी मंडे और ट्यूसडे।
ठीक है, ट्यूसडे तो होगी, मंडे भी मे भी क्लास हो ना हो, एक बार इन्फॉर्म कर देंगे आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग।